जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 9 जनवरी 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है नॉन रेजिडेंट इंडियन डे की। तो ध्यान रखिएगा, ये दिवस हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब प्रवासी भारतीय कौन होते हैं, तो पहले आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, हमारे देश के वह नागरिक जो कि किसी अन्य देश में निवास कर रहे हैं उन्हें हम लोग प्रवासी भारतीय यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन के रूप में जानते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि शिक्षा के उद्देश्य से बाहर रह रहे होंगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बाहर कमा रहे होंगे, यानी कि अर्निंग के उद्देश्य से वो लोग बाहर निवास कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब बाहर कमाई करते हैं तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनके द्वारा अपने देश भारत में अपने परिजनों के पास में भी भेजा जाता है। और जाहिर सी बात है कि ये जो पैसा होता है उसका उपयोग हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में भी होता है। तो यही जो हमारे प्रवासी भारतीयों का योगदान हमारे भारत के विकास में होता है, उसी को चिन्हित करने के लिए हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बात है 1915 की। कब की? 1915 की बात है, जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे भारत। और इसीलिए इसी दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। थीम क्या है इस बार की? तो इस बार की थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सहयोग। एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी होता है और इसे हम लोग 18 दिसंबर को मनाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन जो इस वर्ष का है वह वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। तो हमारे पीएम इसको संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो सूरीनाम देश के पिछले साल राष्ट्रपति बने थे, नाम तो आपको याद ही होगा संभवतः, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये भी इस राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन में इस वर्ष वर्चुअली शामिल होंगे। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको पूरी डिटेल फॉर्मेट में मिलता है, यानी कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी आप इस पीडीएफ के माध्यम से चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। कितने? 1000 लाइक्स का। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना लाइक्स तो करेंगे ही। अगला प्रश्न है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा कितने समय की अपनी आगामी योजनाओं को प्रकाशित किया गया? तो अभी इसरो के द्वारा अगले 10 वर्षों के उसके जो भी प्लान हैं उनको पब्लिश किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि 2021 से 30 वाला जो ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। तो इसरो के द्वारा अभी अपने जो लॉन्ग टर्म विजन है, इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म विजन है, उन सब के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट में इसरो ने यह भी बताया कि जो भी इसरो के लिए बजट आवंटित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, उसमें से इसरो 22% शोध और नवाचार के ऊपर खर्च करती है। यानी कि जो भी रिसर्च और इनोवेशन है उस पर इसरो के द्वारा 22% धन खर्च किया जाता है। इसरो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिल जाएगा जो कि कर्नाटक की राजधानी है और अध्यक्ष इसके हैं के सिवन। अब यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखने हैं जो कि इसरो ने अपने इस डॉक्यूमेंट में पब्लिश किया है। इसरो ने ये कहा है कि जो हमारा पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा, जिसे हम लोग SSLV के नाम से जानते हैं, इसे इसरो मार्च 2021 में यानी कि इसी वर्ष लॉन्च करेगा। जो हमारे संचालन जियो इमेजिंग कैपेबिलिटी होगी ऑपरेशनल, वह भी लॉन्च किया जाएगा 2021 में, ऐसा इसरो ने कहा है। यानी कि जो पृथ्वी की इमेज लेने की क्षमता है उसे 2021 में ही लॉन्च किया जाना है। चंद्रयान मिशन, तो चंद्रयान मिशन जो कि हमारा चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन होगा, जिसे हम लोग जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा की सहायता से करने वाले हैं। तो यह 2021 के अंत में या फिर 2022 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा।
आदित्य L1 यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि इसरो का पहला मिशन होगा सूर्य के लिए, और यह 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो आज का जो यानी कि जो कल का एनटीपीसी का कोई प्रश्न पत्र था, उसमें इस मिशन के बारे में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। और इसरो ने कहा है कि जो हमारी पहली इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है, उसे भी हम लोग 2021 में ही लॉन्च करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि इसरो के महत्वपूर्ण मिशन होने वाले हैं और इन्हें अगले 3 से 4 वर्षों के भीतर ही इसरो लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है हमारे भारतीय मूल के डॉक्टर राज नैयर। क्या नाम है? डॉक्टर राज नैयर। तो इस प्रश्न, ये नैयर नहीं, ये शायद अय्यर है, ध्यान रखिएगा, ये है आपके राज नैयर। तो इस प्रकार से अमेरिकी सेना ने अपने पहले मुख्य सूचना अधिकारी को यहां पर नियुक्त कर दिया है, जिसके बारे में जुलाई 2020 में घोषणा की गई थी। अब जो यहां पर चीफ इंफॉर्मेशन अधिकारी का पद होगा, यह अमेरिकी सेना के 3 स्टार के जो जनरल होते हैं, उन्हीं के पद का बराबर का ये पद होगा। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेरिक गारलैंड नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। भारतीय मूल की हैं बनीता गुप्ता, ये एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बन गई हैं। और नैन्सी पेलोसी की बात करते हैं तो ये एक बार फिर से अमेरिका की जो सांसद है, उसकी स्पीकर चुनी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। कमला हैरिस की बात करें तो कमला हैरिस कौन है? ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, ये भी भारतीय मूल की हैं। राजा चारी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसरो का जो आर्टेमिस मिशन है चंद्रमा के लिए, उसमें जो 18 एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं, उसमें राजा चारी शामिल हैं। और अशोक माइकल पिंटो की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अशोक माइकल पिंटो को विश्व बैंक में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में अशोक माइकल पिंटो को नियुक्त किया गया था। तो ये हम भारतीयों के लिए प्राउड का मोमेंट है कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे पद हैं जिस पे आपको भारतीय मूल के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महारत्न कंपनी ने एसबीआई के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो यहां पर लॉन्च किया है इसे IOCL ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी कि जो हमारे यहाँ की महारत्न कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के इंडियन ऑयल SBI को ब्रांडेड रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। अब ये जो डेबिट कार्ड होगा, इसे आप लोग SBI के ब्रांच से जाकर के ले सकते हैं। और इस कार्ड के माध्यम से अगर आप क्या नाम है वो IOCL के पेट्रोल पंप से तेल भरवाते हैं तो वहां पर आपको कुछ पॉइंट भी मिलेंगे। इसके अलावा एक टैप से 5,000 रुपये का पेमेंट इस कार्ड के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन ऑयल ने इसे SBI के साथ में मिलकर के लॉन्च किया है। IOCL की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं श्रीकांत माधव वैद्य। SBI की बात करते हैं तो ये हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसको राष्ट्रीयकृत किया गया था 1955 में। और मुख्यालय SBI का आपको मिल जाएगा मुंबई में। और दिनेश खारा इसके पिछले साल नए अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस IIT संस्थान के साथ एक समझौता किया है? तो ये समझौता यहां पर किया गया है IIT कानपुर के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये किस प्रकार का समझौता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 3 पार्टी मिलेगी। एक तो हमारा है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरी पार्टी यहाँ पर है IIT कानपुर, इन्हीं का परिसर भी होगा। और तीसरी पार्टी यहाँ पर है फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों के द्वारा मिलकर के जो हमारे IIT कानपुर का कैंपस है, यहाँ पर एक फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब ये इनोवेशन सेंटर काम क्या करेगा? तो जो हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर है या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है या फिर बीमा का क्षेत्र है, उसमें आने वाले समय में क्या चुनौतियां हो सकती हैं या फिर क्या नए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उन सभी के बारे में पता लगाने के लिए इस नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो आई होप आपने इसके बारे में समझा होगा। तो यहाँ पर 3 पार्टी हैं जिनके द्वारा ये फिनटेक इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा। PNB की बात करते हैं तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। MD और CEO इसके हैं SS मल्लिकार्जुन राव। और PNB में पिछले साल किन बैंकों का विलय हुआ था वो आप नीचे कमेंट में बताएंगे।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सतर्क नागरिक ऐप और डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसे अभी लॉन्च किया है जम्मू और कश्मीर की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जम्मू कश्मीर जो कि पिछले साल ही एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, इसके वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा जी। तो मनोज सिन्हा जी के द्वारा अभी जो जम्मू कश्मीर करप्शन ब्यूरो है उसके डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल को लॉन्च किया गया और सतर्क नागरिक ऐप को भी लॉन्च किया गया है। अब इन दोनों के काम क्या है? तो अगर भ्रष्टाचार के बारे में आपको कोई भी सूचना देनी है तो आप डीवीओ पोर्टल के माध्यम से उसकी सूचना दे सकते हैं। और अगर एक नागरिक के तौर पर, जम्मू कश्मीर के नागरिक के तौर पर आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत करनी है, यानी कि आपका कोई भी ग्रीवांस है, तो उसे आप सतर्क नागरिक ऐप के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसे शुरू किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़ करके विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो ये व्यक्ति हैं इलोन मस्क। मेरे सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशनल व्यक्ति हैं इलोन मस्क, और अब ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब अमीर कैसे ये बने हैं? तो इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला मोटर्स। तो टेस्ला मोटर्स जो कि इसी साल भारत में भी आने वाली है, तो टेस्ला मोटर्स के जो शेयर हैं वह पिछले एक साल में बढ़ गए हैं 9 गुना, और इसी के शेयर के दाम 9 गुना बढ़ने के कारण इलोन मस्क जेफ बेजोस को पीछे छोड़ करके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रैंकिंग आई है वह ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार आई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जो कि प्रत्येक दिन दुनिया के जो अमीर व्यक्ति हैं उनकी सूची को अपडेट करता है। तो उसी ने अभी ये बताया कि जो टेस्ला कंपनी के वर्तमान सीईओ हैं इलोन मस्क, और स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं, वह इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो जेफ बेजोस आ गए हैं यहाँ पर दूसरे स्थान पर, और माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हमारे हैं बिल गेट्स साहब, ये यहाँ पर है तीसरे स्थान पर। तो ये आपको 3 वाले नाम कम से कम याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने स्कूलों को नई स्कूल बैग नीति लागू करने के निर्देश जारी किए? तो ये निर्देश जारी किया गया है दिल्ली राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अभी जो हमारी दिल्ली राज्य की सरकार है उसके द्वारा नई स्कूल बैग नीति को लागू करने की घोषणा की गई। इस नीति में ये बताया गया है कि जो भी राज्य के स्कूल होंगे वहाँ पर सिर्फ NCERT, SCERT या फिर CBSE के पुस्तकों का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो भी छात्र हैं उनको इतनी ही पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा कहा गया है कि जो भी बच्चों के स्कूल बैग का वजन होता है वह 3.5 से 5 किलोग्राम तक ही होगा, यानी कि 3.5 से लेकर के 5 किलोग्राम के बीच में इसका वजन होना चाहिए। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो हमारे पहली से लेकर के 10वीं तक के बच्चे हैं, यानी कि जो हमारे क्लास 1 से लेकर के 10 तक के बच्चे हैं, उनके बैग का जो वजन है वह उनके कुल वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई 40 किलोग्राम का बच्चा है तो उसके बैग का जो वजन है वह 4 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा दिल्ली की सरकार ने अपनी नई स्कूल बैग नीति में कहा है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस राज्य की सरकार ने मिट्टी व पानी के टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया है? तो ये अभी लॉन्च कर दिया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। किसने? कर्नाटक की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कर्नाटक राज्य के सीएम है BS येदियुरप्पा साहब, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो इन्हीं के द्वारा अभी 40 कृषि संजीवनी वैन को रवाना किया गया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी राज्य के किसान हैं उनके खेतों की मिट्टी और वहाँ पर किस प्रकार के पानी उपलब्ध है सिंचाई के लिए, उन सभी के बारे में टेस्टिंग इन कृषि संजीवनी वैन के द्वारा की जाएगी। फिर अगर हम लोग कर्नाटक की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है वह आपको बेंगलुरु में मिल जाएगी। राज्यपाल है वाजूभाई वाला, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के BS येदियुरप्पा। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में आपको 75 सीटें मिलेंगी। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में, और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं अभय श्रीनिवास ओका। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो डांडेली NC, भद्रा, बांदीपुर, बिलीगिरी रंगनाथ और नागरहोल यहाँ के प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। मंदिरों की बात करते हैं तो यहाँ के मंदिर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि मुरुदेश्वर हो गया। आज जो NTPC का एग्जाम था उसमें विरूपाक्ष मंदिर के बारे में भी पूछा गया था। श्रृंगेरी मंदिर है, होयसालेश्वर का मंदिर है, और आपका है मूकाम्बिका का मंदिर। कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स भी आप जान लीजिए।
जैसे कि कचरे पर आधारित जो पहला पावर प्लांट है वह बिदयादी में शुरू हुआ। विधानसभा में गौहत्या विरोधी एक कानून को पास किया गया। करवाल नेवल बेस में भारत के समुद्री थिएटर कमान की स्थापना की जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल को कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया गया। जो आपका UKIBC डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट आई थी, इसमें कर्नाटक दूसरे स्थान पे था, महाराष्ट्र इसमें था पहले स्थान पर। भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है वह आपके कर्नाटक के मैसूरू में खोला जाएगा। मछुआरों के लिए कदालू ऐप को लॉन्च किया गया। विजयनगर के नाम से 31वां जिला बनाने की घोषणा की गई है और एक भारत श्रेष्ठ भारत में इसे उत्तराखंड के साथ में टैग किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने फतह 1 नामक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के द्वारा अभी जो स्वदेशी फतह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है इसका अभी परीक्षण किया गया है। और रेंज इसकी कितनी है? तो इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। यह है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक प्रकार का रॉकेट सिस्टम है, यानी कि यह एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिससे हम लोग एक बार में कई मिसाइलों को फायर कर सकते हैं और फिर ये जो मिसाइल होंगे वह जाकर के अपने टारगेट को हिट करेंगे। तो रेंज इसकी है 140 किलोमीटर। पिछले महीने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर के पास पाकिस्तान के द्वारा गजनवी नाम का जो मिसाइल है उसका भी परीक्षण किया गया था। तो इसकी रेंज हमारा जो ब्रह्मोस है उसी के लगभग बराबर है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में प्रकाशित पुस्तक राइट अंडर आवर नोज के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को अभी लिखा है, इनका नाम है आर गिरधरन जी। क्या नाम है? आर गिरधरन जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आर गिरधरन जी कौन है? तो जो हमारे यहाँ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके ये है महानिदेशक और इन्हीं के द्वारा अभी अपनी पहली पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है राइट अंडर योर नोज। अगला प्रश्न है, RBI ने किसकी अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किया है? तो ये जो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स है इसके अध्यक्ष होंगे NS विश्वनाथन साहब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। NS विश्वनाथन साहब का नाम तो आपको पता ही होगा। जो हमारा RBI है इसके ये पूर्व उप गवर्नर रह चुके हैं और इन्हीं को भी RBI के द्वारा जो भी हमारे देश में विनियमित संस्थाएं हैं उनके पर्यवेक्षण को और बेहतर बनाने के लिए इनका गठन किया गया है। तो समिति जो हमारी होगी इसमें कुल 5 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। RBI की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और पहले गवर्नर थे इसके आसबोर्न स्मिथ और जब हमारे यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय इसके गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो NTPC में ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलते चलते आइए कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। IDFC म्यूचुअल फंड जो कि एक म्यूचुअल फंड की क्षेत्र की कंपनी है, इसके द्वारा जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं उनको यहाँ पर जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है पैसन को मत रोको मत। क्या है? पैसों को रोको मत। पैसन नहीं है, पैसों को रोको मत अभियान इनके द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि आप म्यूचुअल फंड में जाकर के निवेश करिए। केरल राज्य की जो सरकार है उनके द्वारा जो अभी बर्ड फ्लू है यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। HDFC बैंक के जो पूर्व MD थे आदित्य पुरी साहब, जो कि भारत के किसी भी बैंक के सबसे ज़्यादा समय तक MD के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड रख चुके हैं अपने नाम पर, इन्हें स्टाइट्स ग्रुप के द्वारा जो कि बेंगलुरु की एक संस्था है के द्वारा अपना सलाहकार नियुक्त किया गया है। और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे एलन बर्गेस जिनका अभी हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा प्रथम श्रेणी क्रिकेट के ये सबसे उम्रदराज जीवित क्रिकेटर थे और अब इनका भी निधन हो चुका है। कल मैंने आपसे पूछा था कि जो दिल्ली में हमारा रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है इसमें जो 5.6 किलोमीटर भूमिखंड है इसके निर्माण का अनुबंध किसको मिला है? तो ये मिल गया है संघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को, जो कि आपके चीन की एक कंपनी है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, मुइला केला खाजे और हर्मल मिल्क के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो उसे भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।